एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, आप अपना 100% दे रहे होंगे। अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी अपने लिए आप लॉयल रहिए। अपने आप को हम सबसे ज़्यादा समझते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ पाता। तो अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो सबसे पहले हमें अंदर से वो फीलिंग आती है कि एक चीज़ गलत है, ठीक है। तो अपने आप से झूठ मत बोलिए, अपने लिए आप लॉयल रहिए, अपना काम करते रहिए ताकि आपको बाद में पछताना ही ना पड़े, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में हमें देख लेते हैं कि क्या करना है। तो आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हमें देखना है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो कि आपकी बुक में जो डायग्राम्स दिए हुए हैं उनके थ्रू ही हम समझेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी को छोड़ना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, वही एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ओके। एंड मैं थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड कर रही हूँ लिंकेज ग्रुप, जो कि आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिया हुआ है बट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, छोटा सा ही है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड जीन मैपिंग क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हमें ये सब आज के लेक्चर में कवर करना है और ट्रस्ट मी आपको एक एक पॉइंट में क्लियर कराऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं कि लिंकेज क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए लिंकेज को किसने डिस्कवर किया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टीएच मॉर्गन ने, ठीक है। टीएच मॉर्गन ने क्या किया था कि देखो थॉमस हंट मॉर्गन, उन्होंने जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उनके ऊपर जो है फ्रूट फ्लाइज को बोलते हैं, इनके ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। एंड देन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो लिंकेज है ये मिलती है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर? पहली बात तो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होती है वो शो करती हैं। और सेक्स क्रोमोसोम में भी कौन सी, जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना, उनके ऊपर जो जीन होती है वही लिंकेज को शो करती है, ठीक है। समझ में आई ये बात? ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्स क्रोमोसोम पे मिलती है और वो भी मतलब कौन से क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना, तो उनके ऊपर ये जीन मिलती है, ये बोला गया। अब उन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज किया, तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ इजीनेस होनी चाहिए उसके ऊपर, कि ड्रोसोफिला को चूज क्यों किया, वाई ड्रोसोफिला, क्यों? क्योंकि देखो 5 आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला क्या है कि इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, अराउंड 2 वीक्स इसकी लाइफ स्पैन होती है। इसमें इसकी प्रोजेनी देखने को मिल जाती है, मतलब कितनी बार आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, 2 वीक में कंप्लीट इसकी जनरेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इजी टू ग्रो, आप इसको लैब में भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो कर पाएंगे, तो कोई ज़्यादा झंझट करने की इसमें जरूरत ही नहीं है। तीसरा क्या है कि इसमें डिस्टिंक्ट जो कैरेक्टर्स हैं वो इजीली शो होते हैं, ठीक है, इजीली ऑब्जर्वेबल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि पी प्लांट में मेंडल ने देखे थे कितने सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स थे। फोर्थ कि इसमें जो मेल एंड फीमेल हैं, मेल एंड फीमेल आर मोर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मेल जो होता है वो छोटा सा होता है, फीमेल बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू मेल, ओके। एंड फिफ्थ क्या है कि इसको हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको अगर लो क्वालिटी का भी माइक्रोस्कोप होगा उसकी हेल्प से भी हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनकी जो प्रोजेनी होती है उनको, ठीक है। तो बहुत आसानी से इसको हम लैब में करा सकते हैं। शॉर्ट इसके लाइफ स्पैन होती है, बहुत सारे इसमें कैरेक्टर्स, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी हम स्टडी कर सकते हैं। तो इन वजह से इन्होंने क्या किया, ड्रोसोफिला को चूज किया।
तो चलिए अब हम समझते हैं कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है। तो लिंकेज का मतलब क्या होता है? लिंकेज का मतलब सिंपल सा है कि फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। मतलब कि एक क्रोमोसोम के ऊपर ही दो जीन्स किस तरीके से एसोसिएट हैं, ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे लिंकेज। अगर दो जीन बहुत पास पास प्रेजेंट हैं तो हम उनको बोलेंगे क्लोजली लिंक्ड जीन्स। क्लोजली लिंक्ड जीन्स। बट अगर यही जीन्स थोड़े से दूर प्रेजेंट हों सेम ही क्रोमोसोम पे, अगर ये जीन एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे प्रेजेंट हो तो हम इनको क्या बोलेंगे? लूजली लिंक्ड जीन्स, ठीक है। जो बहुत ही पास पास, मान लीजिए और भी पास प्रेजेंट हैं तो ये क्लोजली लिंक्ड जीन है, और अगर दूर प्रेजेंट है तो ये इनको हम बोलेंगे लूजली लिंक्ड जीन्स। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग में जो हम हमारे क्रोमोसोम्स जाते हैं तो एज इट इज चले जाते हैं, ये सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं। जैसा कि हमने किस में पढ़ा है, हमारा जो थर्ड लॉ है, मेंडल का थर्ड लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो है ना तो ये सेग्रीगेट होती, मतलब सेकंड लॉ को भी फॉलो नहीं करती, लेकिन थर्ड लॉ को भी फॉलो नहीं करती। तो लिंकेज हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि ये एक्सेप्शन है मेंडल के थर्ड लॉ का। थर्ड लॉ में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया गया है कि जो जीन्स होती हैं, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं तो जो जीन्स होती है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाती हैं, कोई भी किसी के साथ मूव कर जाती है। लेकिन लिंकेज इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि जो जीन प्रेजेंट हैं अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं और ये बिल्कुल पास पास हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन बोलते हैं। ये एक दूसरे से अलग नहीं होती है, एज इट इज पेरेंट्स से प्रोजेनी में चली जाती हैं, ठीक है। मतलब ये इनहेरिट होती चली जाती है एज इट इज। तो ये होती है क्या? लिंकेज, ठीक है। इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। एंड जो जीन्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स। अगर डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम की बात करें, एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होंगी, क्लोजली एसोसिएटेड होंगी, तो उनको हम बोलेंगे लिंक्ड जीन्स। बट अगर दूसरे क्रोमोसोम की बात करें तो उनको हम, दो क्रोमोसोम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनके लिए हम क्या बोलेंगे कि ये जीन कैसी हैं? अनलिंक्ड जीन्स, मतलब ये लिंक्ड नहीं है। ओके, तो इस सेम क्रोमोसोम पे ही होता है, डिफरेंट क्रोमोसोम पे नहीं होता है। तो अगर हम बात करें इसके लिए, जैसे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो लिंकेज इसको फॉलो नहीं करती है, ठीक है। लिंकेज किसका एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इसका ये क्या है? एक्सेप्शन है, लिंकेज। अब रिकॉम्बिनेशन क्या है? रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर, कि जैसे हमारे पास ये होमोलोगस पेयर है, ठीक है। अब ये जो होमोलोगस पेयर है, यहाँ पे ए जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे बी जीन प्रेजेंट है, ये ए बी कुछ भी मान लीजिए, ओके। तो जब क्या हो जाए, इनमें इस तरीके से ये आपस में मिले, ओके, एंड क्या कर लें, जो जहाँ से भी ये मिले आपस में कंबाइन करें एक तरीके से, तो ये अपना अपना पार्ट एक्सचेंज कर लें। तो जहाँ से भी ये कंबाइन करें, जहाँ से भी मीट करें, वहीं से अपना पार्ट एक्सचेंज करें, तो वही होती है क्रॉसिंग ओवर। तो ये क्या करते हैं? सेग्रीगेट होते हैं दोनों ही क्रोमोसोम, बट सेग्रीगेट होने से पहले ये एक बार मिलते हैं एंड देन सेग्रीगेट होते हैं, ओके। तो अगर ये ऐसा हो जाए कि जो जीन है आपस में क्या कर जाए, ये इसके ऊपर चली जाए और ये वाली इसके ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो? क्रॉसिंग ओवर हो गया, इन्होंने अदला बदली कर ली। तो क्या बन गया? ए एंड यहाँ पे क्या आ गया? बी, ये ए एंड बी, इस तरीके से हो गया। तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, मतलब ये कुछ नया कॉम्बिनेशन बन गया। जो पेरेंट्स का जो कॉम्बिनेशन था वो नहीं रहा, कुछ नया कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसको हम बोलते हैं क्या? रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ
या फिर हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिकॉम्बिनेंट्स। तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन इज द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल टाइप, या फिर हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिकॉम्बिनेंट। वही होता है क्या? रिकॉम्बिनेशन। कब होता है? जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और जो जीन है वो आपस में अदला बदली हो जाती हैं होमोलोगस पेयर में। जो पेयर साथ साथ रहते हैं उनको हम होमोलोगस बोलते हैं। तो उनमें जब ऐसे हो जाता है क्रॉसिंग ओवर और जो जीन सेपरेट हो जाएं तो इसका मतलब क्या है कि कुछ न्यू उनमें कैरेक्टर आ जाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। इसको हम दूसरा नाम क्रॉसिंग ओवर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। तो लिंकेज हम सेम ही क्रोमोसोम पे देखते हैं, जबकि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो हम डिफरेंट क्रोमोसोम की बात करते हैं, तब हम उसको स्टडी करते हैं। तो मेंडल ने क्या बोला था कि जो जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं तो वो क्या करती हैं? अलग हो जाती हैं। एग्जैक्ट उसने ये बात नहीं बोली, लेकिन उसका मतलब यही था कि जो जीन्स होती हैं वो सेग्रीगेट हो जाती हैं। उसका मतलब क्या था कि जो जीन है, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी, तो उसमें पता चला कि जीन तो इनके ऊपर ही प्रेजेंट होती हैं, इसलिए सेग्रीगेट होती हैं। लेकिन लिंकेज में क्या होता है कि ये सेग्रीगेशन नहीं हो पाता। लिंकेज का रिजल्ट क्या निकलता है कि जो जीन्स होती है ना वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंटली वो मूव नहीं करती, या फिर वो सेग्रीगेट नहीं हो पाती हैं। ठीक है, यही इसका मीनिंग है लिंकेज का। जो सेग्रीगेट ही नहीं होंगी तो लिंक्ड रह जाएंगे, एक साथ साथ ही वो इनहेरिट होके पेरेंट टू प्रोजेनी में चली जाएंगे। तो ये होती है लिंकेज। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं इसको, एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि और हेल्प हो जाएगी आपके। लिंकेज क्या है? इट इज द फिनोमिनन ऑफ सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। जब इनहेरिटेंस होता है मतलब मेल एंड फीमेल की जो गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स बनेंगे तो उनके जो जीन्स होंगे एज इट इज जो इनहेरिट हो जाएंगे किसमें? प्रोजेनी में। ऐसे के ऐसे ही आ जाएं। ठीक है, स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशंस। बहुत सारी जनरेशंस तक वो जीन लिंक्ड जैसे कि जैसे हैं वैसे के वैसे ही वो पेरेंट्स में आ जाएं, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में आ जाएं, तो उन जीन को हम क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन। एंड जो फिनोमिनन है उसको हम क्या बोल रहे हैं? लिंकेज। ठीक है, जनरेशंस विदाउट चेंज और सेपरेशन, बिना सेपरेट हुए जीन्स एक साथ इनहेरिट हो जाएं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में, उसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं क्या? लिंकेज। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, जैसे एक क्रोमोसोम की ही बात हो रही है, यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पे दो जीन प्रेजेंट है। अब ये जीन आप देखिए जितनी ये दूर प्रेजेंट होंगी तो इनके दूर होने के मतलब जब वो क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर हो सकता है आपको समझ में अभी नहीं आ रहा, आगे समझ में आ जाएगा। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि जब होमोलोगस पेयर आपस में ऐसे होते हैं तो जब ये आपस में मिलते हैं, गले मिलते हैं, ऐसे सोचिए। ठीक है, आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का पार्ट क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। तो इतना समझिए कि ये जो दो जीन प्रेजेंट हैं अगर ये दूर प्रेजेंट हैं तो इनके अलग होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, अलग अलग होने के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसके कम होंगे क्योंकि ये पास पास हैं, एक साथ चले जाएंगी। ये और भी पास हैं तो ये भी चांस है कि जा सकते हैं पास पास। और ये देखिए आप ए एंड बी, ये तो बिल्कुल ही पास है, टोटली हम बोल सकते हैं लिंक्ड है, बहुत पास है। ठीक है, तो इनके बीच क्या है? बोल सकते हैं एसोसिएशन जो है वो बहुत ज्यादा है, फिजिकल एसोसिएशन ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा? ये साथ साथ ही इनहेरिट हो सकती हैं। ये दूर होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। जब क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन या फिर हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर होगा, तब भी इनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि ये सेपरेट हो जाए। इसमें तो चांस है कि अगर यहाँ से रिकॉम्बिनेशन हुआ तो ये जीन हट जाएगी, इससे दूर हो जाएगी, या फिर यहाँ से रिकॉम्बिनेशन हुआ तो ये चली जाएगी। ओके, इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ से रिकॉम्बिनेशन होता है तो ये दोनों साथ रहेंगी, बट अगर यहाँ से हो जाए तो दोनों अलग हो जाएंगी। इसी तरीके से जो दूसरा पेयर है उसी से तो होता है रिकॉम्बिनेशन। अगर यहाँ से होगा तो कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से हो जाए तो ये सेपरेट हो सकती हैं, लेकिन इसमें इसके कंपैरिजन में कम हो जाता है ना चांस, क्योंकि और पास आ गए तो जरूरी नहीं है कि रिकॉम्बिनेशन यहीं से हो, यहाँ से हो गया तो भी नहीं हो पाएंगे। इसमें तो बहुत ही कम चांसेस हो गए, ये तो साथ साथ ही जाएंगे। इसका मतलब
कहीं से रिकॉम्बिनेशन हो जाए तो इनको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं, इनके बीच से रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं पा रहा है। ओके, तो उनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स, जो पेरेंट के अंदर प्रेजेंट हो, ऐसे किसी किस में आ जाए, ऑफस्प्रिंग में आ जाए। तो आई होप समझ में आया होगा और आगे समझते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो मेल एंड फीमेल है, कौन, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उन्हीं के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो उनका जो क्रॉस है जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने मेल लिया कैसा, देखो दो डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरह उन्होंने करवाया था। तो दो कैरेक्टर लेंगे हम, एक तो लेंगे आई कलर, ओके, एंड दूसरा क्या है, बॉडी कलर। ओके, दोनों कलर की बात की, आई कलर एंड बॉडी कलर। तो दो कैरेक्टर कौन कौन से हैं, आई कलर एंड बॉडी कलर। ओके, अब इनमें भी क्या किया, जैसे कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, प्लस लगा दिया, और जो रिसेसिव है उसके ऊपर उन्होंने प्लस नहीं लगाया, बस इतना किया है। और जो मैडम ने करवाई थी उनमें क्या था, हम कैपिटल लेटर्स ले रहे थे और स्मॉल लेटर्स ले रहे थे। लेकिन इनमें हम क्या करेंगे कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसको हम प्लस से शो करेंगे, एंड जो रिसेसिव होगा उसके ऊपर प्लस नहीं लगाएंगे, सिंपल। ओके, तो उन्होंने लिया येलो, वाइट आइड एंड येलो बॉडीड, ठीक है, फीमेल। आप किसी को भी मान सकते हैं वैसे, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या, येलो, सॉरी, वाइट आइड एंड येलो बॉडीड फीमेल, मतलब उसकी बॉडी पूरी कैसी है, येलो है, उसकी आईज कैसी हैं, वाइट है। ओके, तो वो हमें लेनी है जैसे फीमेल। एंड उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वाइट के लिए हम यूज करेंगे W एंड येलो के लिए हम यूज करेंगे ये, ठीक है, जो कि क्या है, रिसेसिव। ओके, एंड दूसरा जो वाइल्ड टाइप दिखाया गया है उसमें क्या है कि रेड आइड एंड ब्राउन बॉडीड मेल लिया उन्होंने। ओके, अब ये जो कैरेक्टर है जो वाइल्ड टाइप आपकी बुक में लिखा हुआ है, वाइल्ड टाइप, तो इसके ऊपर हम प्लस लगा देंगे। ओके, तो रेड आइड क्या हो जाएगा, वाई प्लस, एंड W प्लस अगर हम कर देंगे तो वो हो जाएगा क्या, ब्राउन बॉडीड। ओके, जो कि कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेंट है। ये आप अच्छे से कहीं नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इनके क्रॉस किस तरीके से करवाए हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। देखो ये हमने लिया मेल एंड ये है फीमेल, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है एक्स एंड दूसरा क्या होता है, वाई क्रोमोसोम। तो ये जो जीन पड़ी हुई है ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट है ओनली, वाई के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो मेल के पास ओनली एक एक्स है, तो यहाँ पे जो एक्स है उसके ऊपर ही हम ये जीन दिखाएंगे, बट जो फीमेल है उसके पास दोनों के पास होगा। तो देखो ये जो है कौन कौन सी है, मेल कैसा है, रेड आइड एंड येलो, सॉरी, ब्राउन बॉडीड, ठीक है, प्लस प्लस लगा देंगे। बट जो फीमेल है हमारी वो कैसी है, येलो बॉडीड, ठीक है, और वाइट आइड। ओके, उसकी आई जो है वो वाइट है, उनकी बॉडी कैसी है, पूरी येलो है। तो उसके लिए हम ये रिसेसिव यूज करते हैं, दोनों ही इसके पास ऐसे होंगे, ठीक है, क्लियर है। और इस तरीके से ये आपका सेंट्रोमियर दिखाया गया है, अगर मैं ना भी दिखाऊं तो आप समझ लीजिएगा। ओके, जैसे कोई क्रोमोसोम होता है तो ये क्रोमैटिड्स होते हैं, बीच में सेंट्रोमियर है, तो ये दिखाया गया है, ठीक है। अब क्या होगा, हम इनका क्रॉस कराएंगे, लेकिन क्रॉस कराते हैं, ये कैसी जनरेशन है, पी, पेरेंटल जनरेशन। अब जो क्रॉस कराते हैं लेकिन उससे पहले हमें गेमिट्स बनाने होते हैं, जैसा कि हमने जो मेंडल के जो भी क्रॉसेस देखे हैं उनमें देखा है। जैसे कि हमारे पास ये है टी टी या फिर टी टी, ये जीन है, मान लीजिए जीन है, तो इसके गैमिट कैसे बनाएंगे हम, इसके गैमिट हमारे पास हो जाएंगे, एक गैमिट भी बना सकते हैं क्योंकि दोनों ही अलील हमारे सेम है। तो ये हो गया इसका एक गैमिट,
एक लिख सकते हैं, दो लिखेंगे तो भी वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सिमिलर होता है तो हम एक ही गैमेट लिख लेते हैं, लेकिन अगर हमारे अलील डिफरेंट हैं तो हम क्या करेंगे, दो बनाने पड़ेंगे, एक तो कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये दो गैमेट बन गए। अब इनको फ्यूज कराना है, ओके, तब हमारे पास F1 जनरेशन आती है। तो सेम हमें यहीं पे ये सब करना पड़ेगा कि इनको हम क्या मान के चलेंगे, जीन की तरीके से ही हम इनको ट्रीट करेंगे, जो क्रोमोसोम है उनको। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स के ऊपर तो जीन प्रेजेंट होती है। तो हमें क्या करना होगा, इनके गैमेट्स बनाने हैं, तो बना लेते हैं। चलिए, इनके गैमेट्स कैसे बनेंगे। मेल में क्या बनेगा, मेल में बनेगा एक तो X क्रोमोसोम जो है वो आ जाएगा, एंड दूसरा गैमेट में क्या होगा, जो कि Y क्रोमोसोम है वो। ओके, तो लिख लेते हैं Y प्लस एंड W प्लस। ओके, एक तो ये गैमेट बन गया, एक ये गैमेट बन गया। अब जो फीमेल है, फीमेल के अंदर क्या बनेगा, दोनों ही सिमिलर हैं, देख लीजिए YW। ओके, सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, तो इसके पास हम एक ही गैमेट बना देंगे। ठीक है, ये बन गई फीमेल। इसके पास क्या है, वाइट आइड एंड येलो बॉडीड। क्लियर है, तो ये हम देख लेंगे। ये हमारे पास आ गए गैमीट्स। क्या है ये, गैमीट्स। अब इनको जब हम फ्यूज कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, ये हम प्यूनेट स्क्वायर की हेल्प से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो ये मेल के हो गए, ये फीमेल के। एक बार इसने इसके साथ किया फ्यूज एंड देन गैमेट बनाया, एक बार इसने इसके साथ फ्यूज करके गैमेट बनाया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देख लेते हैं क्या बना हमारे पास। जो फीमेल, ये फीमेल बनेगी, X क्रोमोसोम है, और ये एक XY क्रोमोसोम है, तो ये हम लिख लेंगे X एंड Y। तो ये हमारे पास मेल एंड फीमेल आ गया। तो फीमेल हमारे पास है YW, ये भी आया, एंड Y प्लस W प्लस। समझ में आ रहा है, ये हमारे पास बन गई फीमेल। ओके, अब लिख लेते हैं मेल, इन दोनों का बन गया मेल। तो इसमें क्या है, Y एंड W। अब की बार जो मेल है वो कैसा बना है हमारा, येलो बॉडीड, ठीक है, एंड वाइट आइड। समझ पा रहे हैं, येलो कलर की उसकी बॉडी हो गई एंड व्हाइट कलर की आईज होगी। मीन्स बिल्कुल उल्टा हो गया, जो हमने फीमेल ली थी वो मेल बन गया, जो मेल लिए था, मेल के जो कैरेक्टर थे वो फीमेल में आ गए। ओके, फीमेल जो डोमिनेंट है वही शो करेगी। आप सोचेंगे कि इसमें ये भी प्रेजेंट है, लेकिन जो डोमिनेंट तो ये है ना, तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल कैसी होगी, रेड आइड एंड ब्राउन बॉडीड। ठीक है, ये हमारे पास आ गए मेल एंड फीमेल। अब जब हम F2 जनरेशन लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, F1 जनरेशन आ गई ना, F1 जनरेशन। तो इसमें F2 कैसे बनाते हैं, जब F1 के जो प्रोजेनी है, जो बच्चे हैं, उनमें ही हम क्या करते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं, मेल एंड फीमेल को लेके। तो यहाँ पे हम करवा देते हैं सेल्फिंग, ये जैसे हम सेल्फिंग करवा रहे हैं। तो इनके अब हमें क्या करने पड़ेंगे, इनके भी हमें गैमीट्स बनाने पड़ेंगे, तो वो हम बना लेते हैं। जैसे इसके गैमीट क्या बनेंगे, मैं इसको साफ कर देती हूँ, चलिए रहने देते हैं, इसके गैमीट्स बना लेते हैं। तो अब देखो गैमीट्स कैसे बनेंगे। ये जो फीमेल है, अब की बार इसमें दोनों ही अलग अलग जीन प्रेजेंट है, मतलब ये जो क्रोमोसोम है इनके ऊपर जीन्स डिफरेंट डिफरेंट हो गई, तो इसके पास दो क्रोमोसोम दो गैमीट्स बन जाएंगे अलग अलग तरीके के। ठीक है, तो एक तो गैमीट बनेगा, इस तरीके से बना लेंगे। तो एक तो हमारे पास आ जाएगा Y एंड W, और दूसरा आ जाएगा Y प्लस W प्लस, Y प्लस W प्लस। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब जो मेल है उसके गैमीट्स बना लेते हैं। तो मेल के पास क्या है, मेल के पास एक तो है X एंड एक Y, इसके पास तो ऑलरेडी हमें दो बनाने पड़ेंगे। ओके, तो इसके पास क्या है, Y एंड W। समझ में आ रहा है। देखो अब ये हमारे गैमीट्स बन गए, अब इनको फ्यूज कराना है। ठीक है, इनका फ्यूजन होगा, या तो आप प्यूनेट स्क्वायर की हेल्प से बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, सिंपल है, छोटा सा ही है। तो यहाँ चलिए हम इनका यहीं पे क्रॉस करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा।
या तो आप पुनेट स्क्वायर की हेल्प से भी बना सकते हैं या फिर ऐसे ही नॉर्मल करके भी देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा क्रॉस नहीं है तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो पुनेट स्क्वायर की हेल्प भी ले सकते हैं। तो देखो पहला क्या बनेगा, हम क्या करेंगे इसको, ये किसके फीमेल के एंड ये मेल के गैमेट्स, तो इस तरीके से कर देंगे। ओके, तो इसमें क्या बनेगा, ये फीमेल बनी एंड ये दूसरी, मतलब ये एक फीमेल के दो गैमेट आगे फ्यूजन होगा इन दोनों का, तो ये बन गया क्या YW, ओके, एंड Y प्लस W प्लस। ओके, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, ये जो फीमेल है इसको इससे ये गैमेट है इसको भी इससे करा देते हैं एक बार, तो हमने करवा दिया इसको भी इससे। तो अब क्या बना हमारे पास, दूसरी फीमेल बन गई, दोनों ही XX हैं, तो हमें पता है फीमेल है। इसके पास दोनों ही कैसे रिसेसिव हैं, Y एंड W, Y एंड W। ओके, तो दो हमारे पास फीमेल आ गई। अब मेल बना लेते हैं। मेल कैसे करेंगे, इसको इन दोनों के साथ करा देंगे। ये जो मेल है इसको तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ, तो ये मेल हो जाएगा, क्या होगा, ओके, एंड दो मेल हम बनाने हैं तो देख लेते हैं। क्या बना, पहले इसने इसके साथ किया तो क्या बन गया W प्लस Y प्लस एंड W प्लस। ओके, दूसरी बार में इसने Y क्रोमोसोम ने इसके साथ किया कंबाइन, तो क्या बना हमारे पास YW। तो देख लीजिए ये हमारे पास आ गए मेल एंड ये आ गई, तो ये हमारे पास आ गया क्रॉस। ठीक है, अब आप इनका फिनोटाइप तो लिख सकते हैं। जिनके पास ये डोमिनेंट दिख रहा है तो वो वाला कैरेक्टर शो होगा। ये कैसा हो जाएगा, फीमेल, ये दो फीमेल हैं जो कि एक क्या कैरेक्टर शो कर रही है, एक तो शो कर रही है डोमिनेंट वाला एंड एक रिसेसिव वाला। इसी तरीके से मेल है, एक डोमिनेंट एंड एक रिसेसिव वाला कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास जो आया है वो एक साइड में जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला देखिए इस पिक्चर में इस तरीके से है कि ये जो पेरेंटल टाइप है वो ये बने हैं। जब रिकॉम्बिनेशन हुआ नहीं है, F1 जनरेशन में जब रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है तब का है ये क्या आ गई हमारी F2 जनरेशन। ठीक है, ये हमारी F2 जनरेशन आ गई। अब ये कितनी परसेंट आए हैं, इसकी परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है 98.7%, जो कि कैसे है पेरेंटल टाइप। जो क्रॉस ए दिया हुआ है आपकी बुक में, देखिए पिक्चर दोबारा से देख लीजिए, उसमें जो लेफ्ट साइड में है वो है ये। ठीक है, पेरेंटल टाइप कितना है 98.7%। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि इसका रिकॉम्बिनेशन, तो अब हम देखेंगे कि इसका रिकॉम्बिनेशन कैसे बनता है। तो ये आ गया हमारे पास पेरेंटल टाइप जिसकी परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए 98.7%। ठीक है, ये हमारे जो कि क्रॉसिंग ओवर के बिना जो कॉम्बिनेशन बने हैं वो हैं ये। इनके फिनोटाइप आप लिख पाएंगे आई होप इजीली। ठीक है, देख के आप लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या देखना है, देखो क्रॉस ए की ही हम बात करें, जो आपकी बुक में जो पिक्चर दी हुई है क्रॉस ए, तो एक बार जो पेरेंटल टाइप है वो उसकी परसेंटेज आ गई ये वाले। ठीक है, F2 जनरेशन में। अब हमें क्या देखना है, इनके रिकॉम्बिनेशन में, तो जब क्रॉसिंग ओवर हो जाए तब क्या होगा। और क्रॉसिंग ओवर आपको किसमें देखना है, सिर्फ F1 जनरेशन से हम स्टार्ट करेंगे। इसके जो गैमीट बनेंगे, ठीक है, वो ही डिफरेंट बनेंगे। वो गैमीट्स अगर बनाने आ गए तो आपको रिकॉम्बिनेशन भी बहुत आराम से आ जाएगा, मैं समझा दूंगी आपको। ठीक है ना, तो F1 ही हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें F2 जनरेशन बनानी है, उसी का हमें क्रॉस देखना है एंड उसी की हमें फिनोटाइप देखनी है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि पेरेंट्स में ही क्यों नहीं क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक जैसे देखो, यहाँ पे YW अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर हो भी जाता है, मतलब ये इसका पार्ट ले ले या फिर ये इसका पार्ट ले ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिमिलर है। और इनमें तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें जीन ही नहीं प्रेजेंट है, वाई में तो ओनली एक्स पे ही प्रेजेंट है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर जैसे कि हमारे पास कोई दो क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर, ठीक है, उसी में तो हो रहा है। तो ये है, मान लीजिए होमोलोगस पेयर है, दो क्रोमोसोम है, तो क्या हो कि
ये आपस में जब क्रॉस ओवर करें, मतलब एक बार मिले एंड देन ये सेपरेट हो जाएं, तो उसी को बोलते हैं जब ये आपस में मिलते हैं, अगर क्रॉसिंग ओवर इस तरीके से हो रही है तो इसका कुछ पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा, जहां से समझ लीजिए ये आपस में इस तरीके से मिले, टच करे, तो वहां पे एक दूसरे के पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये कुछ इसका पार्ट रख लेता है, ये कुछ इसका पार्ट रख लेता है। ये कहीं से भी हो सकता है, मिड में से भी हो सकता है, ऊपर से भी, नीचे से भी, कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए इन्होंने क्या किया, रिकॉम्बिनेशन किया, मतलब ये मिले एंड देन रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर ही होता है। ये इस तरीके से मिले एंड देन सेपरेट हुए, तो इन्होंने क्या किया, कुछ इसका पार्ट रख लिया इन्होंने एंड इसने कुछ इसका पार्ट रख लिया। ठीक है, मान लीजिए ये पार्ट इन्होंने एक्सचेंज कर लिए। ओके, इस तरीके से मिलने से इन्होंने ये पार्ट, देखो इसके पास रेड आ गया, इसके पास ब्लैक आ गया, तो आप समझ पा रहे हैं। तो ये होता है रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो जीन्स होंगी वो उसके पास चलेगी, इसके पास थी वो इसके पास चलेगी, तो ये होता है। ये बीच में से भी हो सकता है, ऊपर से भी, नीचे से भी, कहीं से भी हो सकता है। तो जब क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो किस तरीके की जनरेशन बनेगी वो अब हमें देखनी है। तो यहाँ पे जो पेरेंटल टाइप है, मतलब जो पेरेंट्स की जो जीन्स थी वो कितनी परसेंट बच्चों में आई, इसका मतलब ये है। तो 98.7% यहाँ पे जैसे कि जैसे वो जीन अपने पेरेंट्स में प्रेजेंट थी वैसे कि वैसे यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, लेकिन जब रिकॉम्बिनेशन हो जाए, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो जाए, कुछ अदला बदली हो जाए, उसके बाद क्या हो सकता है वो हम देखेंगे कि F2 जनरेशन में क्या हमारे पास परसेंटेज आने वाली है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बात आप याद रखिए। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जो हमारी जो F1 जनरेशन है, ठीक है, F1 जनरेशन को मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, फिर उनके गैमेट्स बनाएंगे, पहले रिकॉम्बिनेशन करेंगे, फिर उनके गैमेट्स बनाएंगे एंड देन हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन मिल जाएगी। ओके, तो बस ये करना है। तो मैं ये यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं मेल के पास X एंड Y एंड ये फीमेल जिसके पास XX प्रेजेंट होते हैं, ये फीमेल एंड ये मेल। F1 जनरेशन के हैं, ये याद रखिए, इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इनके जीन को रख लेते हैं, क्या क्या प्रेजेंट है। मेल के पास है YW एंड फीमेल के पास क्या है, दो टाइप की जीन्स प्रेजेंट है, Y एंड W एंड Y प्लस W प्लस, Y प्लस W प्लस। क्लियर है, इनमें सेल्फिंग करवानी है। लेकिन देखो इसमें तो हमने सिंपली ऐसे गैमेट्स बनाए एंड करवा दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इनके बीच पहले क्रॉसिंग ओवर करवानी है। क्रॉसिंग ओवर किस में करवाएंगे, जिसके पास 2X क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे उसी के पास हम क्या करवाएंगे, क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे। X और Y में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। ठीक है, जिसके पास XX प्रेजेंट है तो इनमें क्रॉसिंग ओवर होगी कि ये अपनी कुछ पार्ट इसको दे देंगे एंड दूसरा वाला इसको दे देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे, क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, मेल को तो हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, उसमें तो हमें कुछ करवाना ही नहीं है क्योंकि इसमें एक Y क्रोमोसोम है जो कि क्रॉसिंग ओवर नहीं करेगा यहाँ पे। ओके, तो हमने लिख दिया Y एंड W, ये तो एज इट इज हमने लिख दिया। इसमें क्या करवाना होगा, आप एक काम कीजिएगा, ये जो आगे वाले पार्ट है हम इसी में करवा लेते हैं। इसका ये पार्ट यहाँ पे रख देते हैं और इसकी वाली जीन यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, ये जो थोड़ा सा बता देती हूँ, ये वाले जो हैं क्रोमोसोम, इनमें हमने करवाया क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये आपस में मिलते हैं, गले मिल रहे हैं, ऐसा सोचिए। इस तरीके से मिल रहे हैं तो ये क्या करेंगे, मान लीजिए इन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया ऐसे। ओके, ये आपस में इस तरीके से मिल गए, ऐसे लिख देती हूँ। इस तरीके से मान लिए ये मिल रहे हैं। ओके, तो क्या होगा, इसका ऊपर का ये वाली जीन इसके पास चलेगी एंड ये वाली जीन इसके पास चलेगी। ठीक है, इस तरीके से ये वाली इसके पास एंड ये वाली इसके पास चलेगी। तो क्या होगा, कैसा बन जाएगा, ये देख लीजिए अब कैसा बनेगा। क्या करें हम, ये इसके पास गया, मतलब इसके पास एक Y आ गया ऊपर वाले के पास एंड इसके पास ऑलरेडी क्या है, W प्लस तो है ही, W प्लस। क्लियर है।
इसके पास ये रेड वाला आ गया, तभी मैं 2 कलर से बना रही हूँ। क्या आ गया, y प्लस एंड w इसके पास रिसेसिव है। ओके, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब फाइनली हमारे पास ये पेरेंट्स बन गए हैं। समझ पा रहे हैं, जब क्रॉसिंग ओवर कराया तो हमारे पास ये पेरेंट्स बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। अब गैमीट्स बनाइए फटाफट, आप खुद से बनाइए जरा। तो इसके गैमीट्स बना लेते हैं, क्या बनेंगे, गैमीट्स बना लेते हैं। चलो मैं लिख रही हूँ एक एक चीज। गैमीट्स कैसे बनेंगे, इसका तो बन गया क्या, x एंड y, ये हमारे पास x बन गया और ये दूसरा y बन गया। ये 2 गैमीट बना लिए मेल ने। ठीक है, इसके ऊपर जीन कौन कौन सी है, y के ऊपर है, x के ऊपर y w। ओके, अब इसने भी गैमीट बना लिए अपने, फीमेल ने भी। कौन से, XX ही बने हैं, लेकिन जो XX बनेंगे उनके जीन्स डिफरेंट होंगी। क्रॉसिंग ओवर हो गया ना, वैसे भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसके पास होगा, एक तो गैमीट बन गया ये, जिसमें y एंड w प्लस होगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा गैमीट ये बन गया, जो कि क्या है, y प्लस एंड w। ओके, ये वाला गैमीट बन गया। अब सिंपली इनको बस आप क्या करेंगे, क्रॉस करवा देंगे। तो इसको मैं साफ कर देती हूँ। चलिए हम इनकी F2 जनरेशन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, आपको सिंपली पता है, एक एक गैमीट को पकड़ो, दूसरे वाले से, दोनों से करा दो। इससे करवा देते हैं। चलो पहले हम बना लेते हैं क्या, फीमेल बना लेते हैं। तो ये हमारी बन जाएगी फीमेल XX। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इनके जीन लिख दीजिए, क्या क्या प्रेजेंट है इनके ऊपर। तो इनके जीन्स हैं, XX प्रेजेंट है और दूसरे वाले पे YW प्रेजेंट है और इसके ऊपर YW प्लस प्रेजेंट है। तो W प्लस में लिख देती हूँ एंड Y। ओके, एंड इसके ऊपर दोनों ही YW। ठीक है, ये बन गया एक तो फीमेल। दूसरी फीमेल बना लेते हैं, ये वाली। ओके, तो ये कैसे बन जाएगी, दोनों X क्रोमोसोम को लिख दो, इनके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है उनको लिख दो। तो ये तो हो गई Y एंड W, मैं नीचे लिख रही हूँ। ओके, एंड ये दूसरा वाला W एंड Y प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई फीमेल। अब मेल बना लेते हैं। Y जो क्रोमोसोम है इनका दोनों के साथ फ्यूजन करा देंगे। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा मेल। तो ये एक तो मेल बन गया ये, जिसके पास ये X क्रोमोसोम एंड ये Y क्रोमोसोम। आप खुद से बनाइएगा, Y एंड W प्लस। दूसरा मेल हमारे पास ये बन जाएगा, तो बना लीजिए फटाफट। X एंड Y के ऊपर तो कोई टेंशन है ही नहीं, कोई जीन ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, Y प्लस एंड W। ये हमारे पास मेल एंड फीमेल आ गए। तो ये जो हमने देखे, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट टाइप, मतलब रिकॉम्बिनेशन होने के बाद किस तरीके की हमारे पास F2 जनरेशन आई है वो। तो ये हमारे पास कितनी आई है, 1.3% क्या है, रिकॉम्बिनेंट। समझ पा रहे हैं, जो कि न्यू बने हैं, जो कि पेरेंट्स के जैसे हैं ही नहीं, वो कितने आए हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद, 1.3%। इसका मतलब क्या हुआ, पेरेंटल टाइप हमारे पास ज्यादा आए। क्यों, इससे यही मतलब निकलता है कि ये जो जीन है आई कलर की एंड जो बॉडी का कलर है उसकी, ये दोनों ही जीन बहुत पास पास हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्लोजली लिंक्ड जीन हैं। तो ये एक ही साथ क्या कर जाती है, इनहेरिट कर जाती हैं, इसलिए अलग अलग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेशन न्यू जो जनरेशन बन रही है, अलग तरीके की हम बोल सकते हैं न्यू, वो कम बन रही है। कितनी बनी है, 1.3%। ये कितनी थी हमारे पास, पेरेंटल टाइप कितनी थी, 98.7%। देखिए ये क्या थी, पेरेंटल टाइप। ये क्या है,
न्यू रिकॉम्बिनेंट टाइप। ओके, तो ये जो जीन है इसका मतलब बहुत पास पास है, तो रिकॉम्बिनेशन कम शो करेंगे, लिंक ये ज़्यादा शो करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हमें जो दूसरा जो क्रॉस बी दिखाया गया है वो हम देख लेते हैं। जो सेकेंड एग्जाम्पल है जो कि क्या है, चलिए देखते हैं, लिख लेते हैं हम। तो देखिए जो हमारा सेकंड जो बी क्रॉस दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। उसमें भी दो कैरेक्टर लिए गए हैं। एक तो आई का कलर लिया गया है, ठीक है, उसमें भी डोमिनेंट रिसेसिव होंगे, आपको पता है। तो इसमें डोमिनेंट क्या होता है आप सबको पता है, अभी देखा आई कलर में तो रेड, ठीक है, रेड के लिए हम क्या यूज करते हैं, और व्हाइट के लिए क्या यूज करते हैं, व्हाइट कैसा हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। ये कैसा है, डोमिनेंट हो जाएगा। मैं डी लिख रही हूँ डोमिनेंट, एंड रिसेसिव आर लिख रही हूँ। लेकिन इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डब्ल्यू व्हाइट के लिए, एंड इसके लिए क्या यूज करेंगे, डब्ल्यू प्लस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब विंग साइज में हम ले रहे हैं, एक तो होगी स्मॉल मिनिएचर, मिनिएचर मीन स्मॉल, मिनिएचर, यहाँ पे लिखती हूँ मिनिएचर मीन्स स्मॉल साइज, जो कि कैसा है, रिसेसिव है। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल एम से, एंड इसका डोमिनेंट हो जाएगा लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग, तो उसको हम लिखेंगे एम प्लस से। क्लियर है, तो इसमें क्या हो गया, ये डोमिनेंट हो गया जिसको हमने रेड एंड लॉन्ग विंग्स, विंग्स समझ रहे हैं, जैसे कोई भी ड्रोसोफिला है, ओके, ये जैसे ड्रोसोफिला है तो इसकी विंग का साइज लिया है और इसकी आइज लिया है, आइज को लिया है। अगर ये रेड आइज हैं इसके पास एंड बड़ी इसके पास विंग्स हैं तो ये डोमिनेंट है। लेकिन अगर इसके पास क्या है, वाइट आइज प्रेजेंट हैं और छोटी विंग्स हैं तो ये कैसा है, रिसेसिव कैरेक्टर को शो करेगा। क्लियर है, तो अब हम इनके बीच क्रॉस देख लेते हैं। डोमिनेंट रिसेसिव पता चल गया होगा, इसको हम वाइल्ड टाइप बोल रहे हैं, तो देख लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से मेल एंड फीमेल लेंगे, तो यहाँ पे मेल हो जाएगा क्या, डोमिनेंट ले लेते हैं। आप किसी को भी डोमिनेंट रिसेसिव रख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए मेल एंड ए फीमेल, ओके। तो मेल जैसे हम ले रहे हैं क्या, डोमिनेंट, तो मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। और ये किसके ऊपर प्रेजेंट है, ओनली एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही ये भी इसी तरीके से प्रेजेंट आपको मिलेंगी। तो ये हमारे पास हो गई W प्लस एंड M प्लस, ओके। एंड जो फीमेल है वो कैसी है, रिसेसिव है, तो उसके पास दोनों ही WM मिलेंगे। लेकिन ये जो जीन है दोनों, ये हमें सेपरेट, थोड़ा सा डिस्टेंस इनका ज़्यादा करके दिखाना है। क्यों, वो आपको एंड में पता चल जाएगा, क्योंकि ये इनका जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है वो ज़्यादा आएगा, मतलब जो न्यू कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो ज़्यादा होंगी। इसका मतलब जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं वो एज इट इज़ नहीं जा रहे, बहुत सारे उसमें न्यू कैरेक्टर भी बच्चों में ऐड होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख लेंगे इनको। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इनमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो सकता है। अगर जीन्स ज़्यादा दूरी पे प्रेजेंट हैं तो उनमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होंगी। तो ये हमारे पेरेंट्स हैं, पी लिख लेती हूँ। अब हमें गैमेट्स बनाने हैं। गैमेट्स बनाने आपको बिल्कुल आ गए होंगे अब तक, तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ फटाफट। एक हमारे पास गैमेट बन गया ये, एंड दूसरा गैमेट बन गया ये। ठीक है, इसके पास बिल्कुल सिमिलर है तो मैं एक ही गैमेट बना लेती हूँ। ये हमारे पास गैमेट बन गया फीमेल का, ओके। इनके ऊपर जीन्स को आप शो कर दीजिए, W प्लस M प्लस, इसके पास क्या है, ओनली WM। ठीक है, अब हम बना लेते हैं F1 जनरेशन, इनका क्रॉस करा देंगे। ये बन गया मेल एंड ये बन गई फीमेल। ओके, तो फीमेल कैसी है, W प्लस M प्लस एंड WM। मेल कैसा है, WM। ओके, तो ये हमारे पास बन गए F1 जनरेशन। F1 जनरेशन आ गई है। अब हमें क्या करना होता है, इंटरक्रॉस करना है, मतलब इनकी सेल्फिंग करवा देनी है। तो कैसे करेंगे, इनके भी हमें गैमेट्स बना लेते हैं, ठीक है, फिर उनको क्रॉस करवा देंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे इनके गैमेट्स बना लेती हूँ, यहीं पे लिख दूँ ताकि क्रॉस भी साथ साथ हो जाएगा। तो देख लीजिए इनके गैमेट्स
मेल के क्या क्या गैमेट बनेंगे? मेल के गैमेट बनेंगे एक तो ये एंड ये, इनके ऊपर जीन जो भी है वो लिख देते हैं, इस पे है WM, ओके। एंड फीमेल के पास दो टाइप के बनेंगे, फीमेल के पास भी, तो यहाँ पे X, तो दो टाइप के फीमेल के पास बन जाएंगे। एक तो होगा W+M+, ये वाला गैमेट, इन दोनों को सेग्रीगेट ही तो करना होता है, अलग ही तो करना होता है, तभी तो गैमेट बनते हैं। और ये हो गया हमारे पास WM, ओके। अब हमें क्या करना है, इनका क्रॉस करवा देना है एंड देन सिंपली हमें क्या मिल जाएगी, F2 जनरेशन मिल जाएगी। तो कैसे करवाएं हम, तो पहले हम क्या करते हैं, या तो हमें पुनेट स्क्वायर बना लेना है। चलिए अब के बार मैं आपको पुनेट स्क्वायर के थ्रू बना के बताती हूँ, वैसे भी हम कर सकते हैं लेकिन पुनेट स्क्वायर को हम बना लेते हैं। चलिए एक साइड में हम फीमेल के लिख देंगे एंड एक साइड में मेल के, ये मैं फीमेल के लिख रही हूँ इधर एंड यहाँ पे मेल के, ओके ठीक है। तो इस साइड में मेल के लिख देती हूँ। एक तो गैमेट है ये और दूसरा गैमेट है ये, ऐसे ही लिख देते, ओके ठीक है, समझ में आ रहा है। एक तो गैमेट ये बन गया, एक ये गैमेट बन गया, WM है, WM, ओके। एंड इस तरीके से फीमेल के भी गैमेट्स लिख लेते हैं। फीमेल के दोनों ही XX प्रेजेंट हैं, इनके पास जीन लिख दीजिए जो भी हैं। एक तो है W+M+, दूसरा क्या है WM, ओके ये है हमारे पास। तो सिंपली इनको क्रॉस करवा दीजिए। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई तो करवाना है, सिंपली ये हो गया, फीमेल बन गई। इसकी क्या क्या प्रेजेंट है, WM और W+M+, ओके। अब दोनों ये फीमेल बन गई, समझ में आ रहा होगा आई होप आपको। WM, ओके। अब मेल बन जाएंगे, इसको इससे करा दीजिए। ठीक है, इनकी जीन्स लिख दीजिए। इसके पास क्या है, X के पास W+M+, इसके पास क्या है W से लिख देती हूँ WM, ओके। तो ये हमारे पास आ गई पेरेंटल टाइप जनरेशन। ये हमारे पास क्या है, F2 जनरेशन आ गई, F2 जनरेशन जो कि कैसी है, पेरेंटल टाइप, ओके। तो इसमें कितना आया पेरेंटल टाइप, तो इसमें आया है हमारे पास 62.8%। क्या है, 62.8% क्या है, पेरेंटल टाइप। मतलब जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर थे वो 68% इनहेरिट होके बच्चों में आए हैं। लेकिन जब हमने इससे प्रीवियस वाला क्रॉस किया उसमें कितने थे, 98% थे, ओके समथिंग। तो किसमें ज़्यादा हुआ है रिकॉम्बिनेशन, इसमें ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन हुआ है, मतलब न्यू इसमें ज़्यादा बने हैं न्यू टाइप के, और जो पेरेंट्स के जैसे हैं वो थोड़े से कम हो गए, ओके। तो इसमें जो रिकॉम्बिनेशन होगा एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो जो राइट साइड में बिल्कुल राइट में दिया हुआ है वो वाला क्रॉस भी देख लेते हैं कि जब हम F2 में क्या करवा दें, सॉरी F1 में जब हम रिकॉम्बिनेशन करवा दें, क्रॉसिंग ओवर करवा दें, उसके बाद F2 जनरेशन को देखेंगे तो ये तो पेरेंटल टाइप आ गई सिंपली। अब हम देख लेते हैं क्या, जब हम करवा देते हैं क्या, रिकॉम्बिनेशन, दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर। तो एक बार आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन मैं दूसरे इसको ड्रॉ करती हूँ, ओके। तो अब हम देख लेते हैं, देखिए F1 जनरेशन में हमें क्या करना है, अब की बार यहाँ तक तो सिमिलर है लेकिन इसमें ही कुछ करना होता है क्या, क्रॉसिंग ओवर। मतलब वो भी कौन से वाले में करवाते हैं, जो कि X जो क्रोमोसोम है उसी में, ओके। तो X क्रोमोसोम ये है, तो इसमें इसका ये जो पार्ट है, ये हमारे पास 2 क्रोमोसोम हैं, ये 2 क्रोमोसोम हैं।
तो इनके हम क्या करें, एक पास W प्लस है, एक के पास ये है और W एंड M है। तो हम क्या करते हैं, इनके ऊपर वाले हिस्से को मिला देते हैं ऐसे। तो मतलब जब इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ऊपर से ये ऐसे मिल रहे हैं, तो ये इसका W प्लस ले लेगा, ये इसका W ले लेगा। ओके, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा, मान लीजिए इस तरीके से ये मिलेंगे, इस तरीके से जब ये मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा W प्लस एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा W। ओके, ये हो जाएगा। तो हम करके देख लेते हैं। चलिए, रिकॉम्बिनेशन लिख देती हूँ मैं, या फिर क्रॉसिंग ओवर लिख देती हूँ। क्रॉसिंग ओवर, ये वाला स्टेप आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन समझने में बहुत हेल्प मिलती है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या हम हमारे पास जो F1 जनरेशन होगी वो लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आएगी F1 जनरेशन क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, मेल तो एज इट इज ऐसा का ऐसा ही आएगा, लेकिन फीमेल हमारे पास क्या बन जाएगी, देख लीजिए, ये चला गया क्या यहाँ पे एंड ये चला गया यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे W प्लस ये हो गया W एंड ये M, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। समझ रहे हो? आगे से अगर हमने किया, बस इसी तरीके से आपको करना है। इसको आप यहाँ लिख दीजिए एंड इसको आप यहाँ लिख दीजिए, बस सिंपल। अब सिंपली आप गैमेट्स बना लीजिए, ठीक है। मेल तो यही रहेगा, फीमेल हमारे पास ये आ गई। अब इनके हम बना लेंगे गैमेट्स। तो चलिए गैमेट्स बना लेते हैं। तो मेल के गैमेट्स मैं यहाँ लिख दूंगी और फीमेल की गैमेट्स मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो मेल के तो हमारे पास कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे, जल्दी से बताइए। ये ओके, तो इसके पास क्या है, WM। ओके, एक ही गैमेट बन गया। एंड इसके पास तो हमें कुछ होता ही नहीं है, जीन्स इसके ऊपर नहीं होती है, एक्स के ऊपर ही पड़ी हुई होती है इन कैरेक्टर की। फीमेल हमारे पास ये आई है रिकॉम्बिनेशन के बाद, मतलब क्रॉसिंग ओवर के बाद ये फीमेल बनी है। तो इसको हम लिख देंगे, इसके गैमेट्स बना देंगे, इनको सेपरेट कर देंगे, बस इतना ही करना है। गैमेट्स में क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जैसे हम अलील को सेपरेट करते थे, इसी तरीके से इनको भी सेपरेट हम कर देंगे। ओके, तो ये आ गए हमारे पास M प्लस, ये है W प्लस और W एंड M, ठीक है। ये हमारे पास दो गैमेट इसके बन गए फीमेल के। बस अब सिंपली आपको इनको क्रॉस करवा देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर आप पुनेट स्क्वायर बना लीजिए। तो चलिए मैं पुनेट स्क्वायर की हेल्प से ही समझा देती हूँ आपको रिकॉम्बिनेशन। तो फीमेल के तो हम यहीं पे लिख लेते हैं, फीमेल के हम यहीं पे लिख लेते हैं, और ठीक है, फीमेल के यहीं पे लिख देते हैं, मेल की गैमेट्स हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गए फीमेल एंड ये मेल। ओके, दो गैमेट हैं, WM। ओके, मल्टीप्लाई करा दीजिए फटाफट। क्या बन गया, फीमेल बन जाएगी, ये फीमेल बन गई। इसके पास कौन कौन से हैं कॉम्बिनेशन, एक तो ये WM और इसके पास ये है M प्लस। समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं दो पेन यूज़ कर रही हूँ। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब इसको इससे करवा देते हैं, बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ये तो आपने अभी तक बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, W प्लस M WM। ओके, अब हमारे पास मेल बन जाएंगे। तो मेल के पास एक X बना दीजिए, एक Y बना दीजिए, X बना दीजिए एंड देन Y बना दीजिए। ओके, इन दोनों से वो करवाएंगे। तो इनके लिख लीजिए जीन्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं X के ऊपर, W और M प्लस, इसमें W प्लस एंड M। तो ये हमारे पास आ गई क्या, F2 जनरेशन। ये सारे, ये क्या है, F2 जनरेशन आ गई ये वाली। ओके, तो इसमें कितना आया है, 37.8%। ये हमारे पास आ गए हैं
रिकॉम्बिनेंट टाइप, मतलब न्यू टाइप के हमारे पास बोल सकते हैं कॉम्बिनेशंस आए हैं, मतलब क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे ज्यादा हुई है, ज्यादा परसेंटेज में हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो दूर दूर प्रेजेंट हैं, ज्यादा पास नहीं है, मतलब लूजली अरेंज्ड है। एक तो बहुत ज्यादा अरेंज हो, मतलब एक तो बहुत ज्यादा क्लोजली अरेंज हो तो वो साथ साथ जाने की कोशिश करेंगे, मतलब ज्यादा कैरेक्टर अपने पेरेंट्स के शो करेंगे। कुछ क्या करें, वो थोड़े से दूर होंगे तो कभी क्रॉसिंग ओवर उसमें ज्यादा हो सकती है, मतलब उनके सेपरेट होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। ओके, जब क्रॉसिंग ओवर होगा वो इस तरीके से मिलेंगे, एंड दूर होंगे तो अपने अपने हिस्से एक दूसरे को दे देते हैं ना, जैसे कि गिफ्ट देते हैं, वो उसको दे देता है, वो उसको देता है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने हिस्सों को एक्सचेंज करने की ज्यादा पावर होगी, तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे, मतलब 37.8% होंगे रिकॉम्बिनेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जीन्स प्रेजेंट हैं, ये जो दो कैरेक्टर वाली जीन है, ये लूजली अरेंज्ड हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फिर हमें पता चल रहा है रिजल्ट से कि इनमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब। ओके, तो ये था हमारे क्रॉस। अब हम देख लेते हैं क्या कि लिंकेज ग्रुप क्या होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से क्लियर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि लिंकेज ग्रुप क्या है। तो देखो, लिंकेज ग्रुप मैं सिंपल तरीके से आपको बता देती हूँ कि जो एक क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स हैं वो मिलके एक ग्रुप बना लेती हैं, उसी को हम बोल देते हैं लिंकेज ग्रुप। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन्स हैं ए बी सी डी, ओके डी, तो ये मिलके क्या कर रही है, एक ग्रुप बना लेंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज ग्रुप। ठीक है, तो देख लीजिए, जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम मेक द लिंकेज ग्रुप। एक क्रोमोसोम, जो सिमिलर क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स पड़ी हुई हैं, जितनी भी जीन्स सिचुएटेड हैं, वो क्या बनाएंगी, एक ग्रुप बनाएंगी, उसी को हम बोलेंगे लिंकेज ग्रुप। क्लियर हुआ? अब देखो, ये लाइन को मैं अभी आपको समझाती हूँ कि क्या लिखी है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो ये हमारी कोई भी, अगर हम सेल की बात करते हैं, बॉडी में किसी भी सेल की बात करती हैं, तो उसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़े हुए हैं, क्रोमोसोम्स हैं। इस तरीके से कितने हैं हमारे पास क्रोमोसोम्स, हमारे पास क्रोमोसोम है 46, दैट मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अब आप सोचेंगे ये तो हमें पता है, ओके, तो ये मैंने पता नहीं कितने बनाए, बट ये कितने होते हैं, 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं टोटल। ओके, तो जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसका मतलब हमारे पास 46, ह्यूमंस की बात करेंगे, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम है। ओके, अब ये कैसे मैं बोल रही हूँ, पेयर में प्रेजेंट है, पेयर में है, जो एक पेयर है, जैसे ये दोनों साथ साथ है पेयर में, तो इनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्यों बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इसके हाइट की जीन है, ठीक है, इस क्रोमोसोम में यहाँ पे हाइट की जीन रखी हुई है, तो ये जो दूसरा क्रोमोसोम होगा उसमें भी उसी जगह पे हाइट की जीन होगी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे समझाती हूँ, जैसे ये हमारे पास क्रोमोसोम है एक, ये दूसरा क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर है, ये पेयर मैंने यहाँ पे उठा लिया, तो मान लीजिए यहाँ पे इसके ये हाइट की कैपिटल प्रेजेंट है, कोई भी हो सकती है, यहाँ पे इसी जगह पे, मतलब सेम पोजीशन पे ही यहाँ दूसरा जो क्रोमोसोम है इसके हाइट की जीन आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमारी बॉडी का कलर है, ओके, उसकी जीन प्रेजेंट है, कुछ भी मान लीजिए ए है, तो बॉडी के जो कलर की जो जीन होगी वो दूसरे क्रोमोसोम पे भी यहीं पे प्रेजेंट होगी, चाहे वो स्मॉल ए हो या फिर कुछ भी हो, उसका मतलब ट्रेट कुछ भी हो सकती है, एलियंस मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो कैरेक्टर है वो सेम जगह पे ही वो शो करेगी, इसीलिए हम इनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहे हैं। ये बात समझ में आई? अब देखो जब हम बात करते हैं लिंकेज ग्रुप की, तो सिंपली हमें क्या करना होता है, जितने हमारे क्रोमोसोम नंबर हैं, तो हम डिप्लॉयड हैं, ठीक है, डिप्लॉयड मीन्स हमारे पास 2n नंबर है, ये 2n नंबर कितना है, 46 क्रोमोसोम का। अब इसका हम हैप्लॉइड बना दें, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, इनके हाफ, ठीक है, तो 23 मीन्स क्या हो जाएंगे, n। तो हमें बात करनी है लिंकेज ग्रुप की, तो लिंकेज ग्रुप इक्विवेलेंट होता है किसके, हमारा जो जीनोम है, मतलब जो जीनोम के अंदर जितने भी क्रोमोसोम आएंगे वो हो जाएंगे उसके क्या, मतलब सिंपल तरीके से जो हैप्लॉइड हमारा सेट होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा लिंकेज ग्रुप को भी शो करेगा, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप को शो करेगा।
हम लोगों के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, लेकिन अगर हम उनका हाफ कर देते हैं तो हमारे पास 23 बचे। ठीक है, 23 बचे, तो जो 23 है वो मतलब वो ही हमारे नंबर हो जाएंगे किसके, लिंकेज ग्रुप के। तो हमारे अंदर कितने लिंकेज ग्रुप हैं, 23। समझ गए, मतलब जितने जो डिप्लॉयड साइट है उसका हाफ कर दीजिए हैप्लॉइड, तो उतना ही आपके पास लिंकेज ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास लिंकेज ग्रुप कितना है, ओनली 23। क्योंकि देखो ये इसका डुप्लीकेट तो प्रेजेंट है, तो हम एक एक को उठा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर ये 23 हैं तो हमारे पास लिंकेज ग्रुप भी क्या हो जाएंगे, 23 ही हो जाएंगे। मैंने ये ह्यूमन बींग्स की बात की है। अगर हम बात करते हैं पी प्लांट की, ठीक है, जो जिसका मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसके ऊपर, तो उसके अंदर होते हैं 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 14 है, तो इसके मतलब क्या हुआ, उसके अंदर लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे, तो ये हमारे अंदर लिंकेज ग्रुप है, एलजी लिख रही हूँ, उसके अंदर लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे, ये 2n है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 7, तो ये n हो गया ना, हाफ हैप्लॉइड, तो ये इतने ही इनके अंदर क्या होंगे, लिंकेज ग्रुप। ओके, तो जितना क्रोमोसोम नंबर है उसका हाफ कर देंगे, जो कि हैप्लॉइड हो जाएगा। अगर वो डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही देते हैं वैसे, तो डिप्लॉइड का जब हम हाफ कर देंगे तो हैप्लॉइड बचेगा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो वो हमारा लिंकेज ग्रुप नंबर को भी शो करेगा कि कितने नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप हमारे अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो जो पी प्लांट होगा उसमें कितने होंगे, 7 लिंकेज ग्रुप मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ए जीनोम। जैसे हमारा हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड 23 हो गए ना, इनमें से हम एक एक ले लें। ओके, तो 23 हो जाएंगे टोटल, एक एक को छोड़ रहे हैं तो 23 हो जाएंगे, तो क्या होगा हमारे अंदर लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे, 23। क्लियर हुआ, तो ये होता है लिंकेज ग्रुप। अब हम देख लेते हैं कि जीन मैपिंग क्या। चलिए अब देख लेते हैं हम जीन मैप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ जीन मैप क्या है। ये पहली बात तो दिया किसने था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्गन के स्टूडेंट्स। देखो मॉर्गन ने क्या किया था, लिंकेज को डिस्कवर किया, उसके ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया। एंड उनके जो स्टूडेंट हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो जो जीन क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है उनका सीक्वेंस भी बता दिया, किस तरीके से जीन प्रेजेंट होती हैं, क्या सीक्वेंस होता है। एंड मतलब ये भी बताया कि डिस्टेंस कितनी होती है जीन्स के बीच में। ठीक है, क्या दिया इन्होंने, इनका नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, नाम भी पूछा जा सकता है, आई थिंक पूछा भी गया है। और अल्फ्रेड स्टूर्टिवेंट, ये इनके स्टूडेंट थे मॉर्गन के। इन्होंने क्या किया कि जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर जैसे एक ये ए जीन है, ये बी जीन है, तो इन्होंने क्या बता दिया कि इनके बीच के डिस्टेंस क्या है। ओके, डिस्टेंस क्या है ये बता दिया। एंड क्या किया, सीक्वेंस ऑफ जीन की जो जीन्स हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट हैं, ये इस तरीके से प्रेजेंट है, ए बी सी, जैसे ये यहाँ पे सी प्रेजेंट है, या फिर इस तरीके से प्रेजेंट है ए बी सी। तो मतलब जो इनका सीक्वेंस है वो क्या है वो भी इन्होंने बता दिया कि ए बी सी। मैंने ऐसी कोई रैंडमली एग्जांपल ले लिया, से ए यहाँ पे प्रेजेंट है, बी यहाँ पे प्रेजेंट है, सी यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा है। या फिर ये ए सी बी इस तरीके से प्रेजेंट है, बी और सी के बीच में ये सी, ए और बी के बीच में सी प्रेजेंट है, तो इनका एक ही सीक्वेंस हो गया, वो भी बता दिया उन्होंने। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि किसने दिया, ये अल्फ्रेड स्टूर्टिवेंट ने दिया, जो कि मॉर्गन के स्टूडेंट हुए। एंड जीन मैप क्या है, यही तो है जीन मैप, कि जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, उनकी लोकेशन क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं उनका ऑर्डर क्या है, मतलब उनका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, एंड अगर हम किसी दो जीन की बात करते हैं जो कि एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, उनकी डिस्टेंस क्या होगी। ओके, तो ये किसने बताया, जीन अल्फ्रेड स्टूर्टिवेंट ने। एंड इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, अगर हम बात करें तो ये तो समझ में आ गया, जीन मैप क्या है, डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड सीक्वेंस ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, यही होती है क्या, जीन मैपिंग। ओके, सीक्वेंस आ सकता है, या फिर लोकेशन, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर, ठीक है, ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। तो ये होता है जीन मैपिंग। अब इसकी जो यूनिट है वो होती है सेंटीमोर्गन,
उन्होंने देखो सेंटीमॉर्गन लिखा, इसका मतलब उन्होंने अपने जो टीचर थे उसको भी थोड़ी रिस्पेक्ट दे दी कि उनके नाम पे ही मैं इनकी यूनिट रख देता हूँ, ठीक है, सेंटीमॉर्गन। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, मैप यूनिट भी बोल सकते हैं, मैप यूनिट। ओके, तो अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कोई क्रोमोसोम है, ये मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट हैं A एंड B। ओके, इनके बीच की डिस्टेंस बिटवीन जीन्स कौन कौन सी A एंड B दिया हुआ है 10 सेंटीमॉर्गन। ओके, तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमॉर्गन है तो आप बताइए कि इनके बीच जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको समझ में नहीं आएगा। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है, RF से लिख देती हूँ, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है जितना इनके बीच डिस्टेंस है, ठीक है, जितनी इनके बीच डिस्टेंस प्रेजेंट है। देखो क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, अगर अलग तरीके से पूछा जाएगा तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अगर सिंपली आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन जीन आपको दी हुई है और बोला जाए कि इनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो हम लिखेंगे 10%। अगर आपको ये 10 सेंटीमीटर दी गई, सेंटीमीटर सॉरी 10 सेंटीमॉर्गन दी हुई है तो ये हो जाएगी आपकी 10%। मतलब क्या हुआ कि ये दो जीन अगर 10 सेंटीमॉर्गन एक दूसरे से दूर है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनको रिकम्बाइन करने की जो फ्रीक्वेंसी वो भी ओनली 10% है, ठीक है। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100% हो तो सिर्फ 10% चांसेस ही हैं कि वो रिकम्बाइन कर सके, ओके, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम है। अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, जैसे ए बी जीन ही है, वो हमारे पास है 30 सेंटीमॉर्गन, तो इसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी होगी। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 30%, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, जो कि हमारी ए बी जीन है, वो 1 मैप यूनिट है, मैप यूनिट, तो आप बताइए इनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आप बोलेंगे क्या 1% ही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब इनकी जो जीन प्रेजेंट हैं वो अगर 1 सेंटीमॉर्गन या फिर हम बोले मैप यूनिट। देखो एक और चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर लेनी है कि जो सेंटीमॉर्गन है और मैप यूनिट उन दोनों की वैल्यूज सिमिलर होंगी। अगर 1 सेंटीमॉर्गन है तो वो 1 मैप यूनिट के इक्वल है, ठीक है। 2 सेंटीमॉर्गन है, इसका मतलब 2 मैप यूनिट के इक्वल है। अगर 3 सेंटीमॉर्गन है तो वो 3 मैप यूनिट के इक्वल है। क्लियर है ये चीज। और वही बात फ्रीक्वेंसी में भी हो जाएगी कि क्या हुआ कि अगर मान लीजिए दो जीन हमारी 1 सेंटीमीटर के पास प्रेजेंट है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, एक ए जीन है ये और ये हमारी है बी जीन, ओके। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 1 सेंटीमॉर्गन, कभी मैंने सेंटीमीटर बोला तो सॉरी, सेंटीमॉर्गन cm, ओके, ये प्रेजेंट है। तो इनके रिकॉम्बाइन करने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो वो 1% ही तो होगी, क्योंकि ये बहुत पास पास है। तो अगर मान लीजिए रिकॉम्बिनेशन, ये क्रॉसिंग ओवर तो होता है, अगर यहाँ से हुआ तो भी इनमें क्या रिकॉम्बिनेशन, ये क्रॉसिंग ओवर मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दूर दूर नहीं जाएंगी, ए एंड बी ये साथ साथ ही इनहेरिट हो जाएंगी। अगर यहाँ से मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर हुआ, यहाँ से मिले तो भी नहीं होगी। अगर मान लीजिए ऊपर से इस तरीके से मिल गए तो भी नहीं होगी। अगर यहाँ से बिल्कुल यहाँ से अगर ये मिलते हैं, मतलब इस तरीके से मिलते हैं, दो क्रोमोसोम इस तरीके से मिलते हैं कि ए एंड बी सेपरेट हो जाए, तो कितने चांसेस है इसके, 1% चांसेस है। तो मतलब जितनी डिस्टेंस होगी, कम डिस्टेंस होती चली जाएगी तो उतनी ही रिकॉम्बिनेशन
होने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। ठीक है, जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी दो जीन के बीच में उतना ही उनका रिकम्बाइन मतलब क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। आप इस तरीके से याद रखो कि देखो वही इसी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप एक फ्रेंड ए है और दूसरा फ्रेंड बी है। ओके, अब ये जो दो फ्रेंड हैं इनके बीच के अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, वो दूर दूर रह रहे हैं, तो हमारा जो दूसरा जो क्रोमोसोम है, मान लीजिए यहाँ पे और भी कोई फ्रेंड बैठा है, ठीक है, सी है और मान लीजिए डी है, तो इनके आपस में फ्रेंडशिप करने के चांसेस बढ़ सकते हैं ना। मान लीजिए आपस में इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर करते हैं क्रॉसिंग ओवर इस तरीके से करते हैं मान लीजिए। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद ये ए सी की जगह जा सकता है, ऐसे बना देती हूँ मैं, ठीक है, ये ए जो है ये सी की जगह जा सकता है एंड जो सी है वो ए की जगह जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाती है क्या, क्रॉसिंग ओवर। तो आपको समझ में आया, जो जितनी दूर दूर प्रेजेंट होंगे तो चांसेस भी उतने ज्यादा है ना कि वो अलग हो जाएं, जो जितने पास होंगे उनको अलग करने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाएंगे ना। तो यही बात बोली गई है इसमें कि 1 सेंटीमॉर्गन मीन्स 1 मैप यूनिट मतलब 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अगर 2 सेंटीमॉर्गन है मतलब 2 मैप यूनिट है डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगी 2% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, कम ही। ठीक है, अगर 3% है तो ये भी 3 सेंटीमॉर्गन है तो ये भी 3% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और अगर मैं बोलूं कि, चलिए मैं यहां से थोड़ा सा साफ कर देती हूं कि हमारे पास 70% डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, मैं बोलूं कि वो है 80 सेंटीमॉर्गन या फिर 80 सेंटीमॉर्गन का मतलब क्या है 80 मैप यूनिट। ओके, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बताइए। अब यहाँ पे आप धोखा खा सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी वो 50% होगी। आप सोचेंगे ये कैसे हो गया? देखो कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो मोर देन 50% नहीं हो सकती। ठीक है, या आप लिख लीजिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑलवेज %50 और लेस देन 50% ही होगी। मतलब जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी 50% से ज़्यादा तो नहीं होगी। अगर आपको डिस्टेंस या फिर अगर डिस्टेंस आपको मोर देन 50% दिया हुआ है तो आप सिंपली 50% पे ही आप मार के आएंगे। ठीक है, मतलब 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। एक और फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। देखो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में क्या है, तो आपको पता है कि दो जीन्स जितनी पास पास रहेंगी, जैसे ए एंड बी जितनी पास रहेंगी उनकी लिंकेज क्या होगी, तो मैं लिखूं लिंकेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती है। कब? जब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब दो जीन अगर पास पास है तो लिंक्ड ज्यादा होंगी ना, तो उनके बीच की अगर डिस्टेंस कम हो गई तो लिंकेज तो बढ़ जाएगी, वो और भी ज्यादा अच्छे से एसोसिएट हो पाएंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर इसमें क्या होगा, लिंकेज बढ़ी तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है
तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ये इसके साथ बढ़ रही है लेकिन लिंकेज के साथ कम हो रही है। तो ये आप बिल्कुल एक दोस्ती के एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम करें कि लिंकेज कम हो रही है, इसका मतलब हम क्या समझें कि ए और बी जो है इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। अगर डिस्टेंस बढ़ती है, डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गई, टू जीन्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, तभी तो लिंकेज, इनके जो एसोसिएशन है वो कम हो गया। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब जो दूसरा क्रोमोसोम है उसके साथ रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर करेगा तो इसका इजीली इनको सेपरेट कर सकता है इन जीन्स को, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस के, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ओके। एक और क्या है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है वो हम देखते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट to the total number of progeny into 100। समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि जितने रिकॉम्बिनेंट बनेंगे मतलब नए बनेंगे उनको हम ऊपर रखेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे टोटल प्रोजेनी की, टोटल कितने हैं चाहे वो पेरेंटल हैं या फिर रिकॉम्बिनेंट हैं, टोटल कितनी प्रोजेनी आई है उससे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने मेंडल का देखा है, डाई हाइब्रिड फिनोटाइप लेते हैं, phenotype of डाइहाइब्रिड क्रॉस। उसका क्या था हमारे पास 9:3:3:1 ये आता है ना। तो इसमें जो 9 बनते हैं, मेंडल के क्रॉसेस की बात कर रहे हैं, उसमें 9 तो क्या है, ये पेरेंट्स के जैसे बनते हैं और जो 1 बनता है वो भी पेरेंट के जैसा बनता है। तो ये तो जो डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट पेरेंटल टाइप बनते हैं, ठीक है। और ये रिसेसिव जो पेरेंट होता है उसके जैसा एक प्रोजेनी बनती है, रिसेसिव पेरेंटल टाइप। बट ये रेशो है 3:3, तो ये कुछ ऐसे प्रोजेनी बन जाते हैं जो कि बिल्कुल न्यू कैरेक्टर होते हैं, अलग तरीके की, ठीक है। ना तो ये डोमिनेंट जो पेरेंट है उसके जैसे हैं, ना ही रिसेसिव के जैसे हैं, ये कुछ अलग ही कैरेक्टर लेके पैदा होते हैं। मतलब ये क्या हुए हैं, रिकॉम्बिनेंट बने हैं। तो रिकॉम्बिनेंट कितने हो गए यहाँ पे, 3 + 3 हमारे पास आ गए 6, ओके। टोटल प्रोजेनी कितनी है, टोटल हमारे पास है 16, ओके। तो हम इस फॉर्मूला में रख देते हैं। तो क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मतलब हमारे पास ये क्या है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट मतलब ये न्यू जो बने थे अलग, वो कितने हैं 6 प्लस टोटल कितने हैं हमारे पास 16, ठीक है। टोटल प्रोजेनी हमारे पास ये है, ओके, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारे पास कितनी आएगी, आई थिंक 37.5% होगी।
तो ये होगी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आपको, ये तो मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया है, जैसे आपको कोई भी क्रॉस देके आपसे पूछ सकता है कि इसमें पेरेंटल टाइप इतने बने हैं, ठीक है, या फिर उनको आपको फिनोटाइप दिखाई देगा कि इतने प्लांट हैं, कुछ भी। तो इस तरीके से आपको क्रॉस पता होना चाहिए, रिकॉम्बिनेंट टाइप पता होना चाहिए। पेरेंट्स पता होंगे तो रिकॉम्बिनेंट टाइप पता होंगे, पेरेंटल टाइप तो पेरेंट्स के जैसे ही होंगे, न्यू आपको पता चल जाएंगे। एंड देन आप क्या करेंगे, इनको इस तरीके से इस फॉर्मूला में रख के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।